नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दस्तावेज की परतों को खोलने जा रहे हैं जो भारत की आत्मा है, हमारा संविधान। दुनिया में कई संविधान हैं, पर भारतीय संविधान में कुछ खास बात तो है। बिल्कुल है। हमारे पास इस सफर में मार्गदर्शन के लिए टेक्स्टबुक.com का एक विस्तृत लेख है और साथ ही ओनली आईएएस हिंदी माध्यम और फनी जीके ट्रिक के यूट्यूब चैनलों से भी हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ली हैं। जी। तो आज का मिशन क्या है? सिर्फ ये जानना नहीं कि संविधान में क्या क्या है, बल्कि ये समझना कि इसे इतना अनूठा क्या बनाता है। कैसे इसने संतुलन साधा है, कभी कठोरता और लचीलेपन के बीच, तो कभी केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच। चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो किसी को भी चौंकाती है वो है इसका आकार। जी। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। जब ये बना तो 395 अनुच्छेद थे। आज तो संशोधनों के बाद लगभग 470 हो गए हैं। 25 भाग, 12 अनुसूचियां। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे ठोस वजहें थीं। सोचिए, भारत जितना विशाल और विविध देश है ना, हर कोने की अपनी जरूरतें, अपनी आकांक्षाएं, तो संविधान निर्माताओं को इन सब का ध्यान रखना था। हाँ, ये तो है। फिर वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो उस समय का एक तरह से मिनी संविधान ही था, उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा। करीब करीब आप कह सकते हैं 2/3 हिस्सा वहीं से आया या उससे प्रेरित था। अच्छा, इतना ज्यादा? जी हाँ। और हाँ, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए ज्यादातर नियम एक ही किताब में लिख दिए गए। इससे भी ये भारी भरकम हो गया। और एक बात और, संविधान सभा में वकीलों की भी बहुतायत थी, तो बारीकियों पर ध्यान देना वो तो स्वाभाविक था। हाँ, ये सिर्फ शौक के लिए लंबा नहीं हुआ। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू है। कहा जाता है कि इसे कई अलग अलग देशों से उधार लिया गया है। क्या ये सचमुच उधार का थैला है, जैसा कुछ आलोचक कहते हैं? देखिए, ये आलोचना बहुत आम है, लेकिन शायद पूरी तरह सही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि हमने दुनिया भर के संविधानों को खंगाला है, पर यहाँ कुंजी शब्द खंगालना है, न कि नकल करना। अच्छा। ये विचारों को लेना और उन्हें भारतीय मिट्टी के हिसाब से ढालना था। जैसे हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली क्योंकि हम उसके अभ्यस्त थे। हाँ, वो तो थे ही। लेकिन उसमें अपने हिसाब से बदलाव किए। अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा का विचार लिया, जो नागरिकों को ताकत देता है। आयरलैंड से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी लिए, जो सरकार को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का रास्ता दिखाते हैं। कनाडा से केंद्र को मजबूत बनाने वाली संघीय व्यवस्था ली, क्योंकि देखिए, भारत की एकता एक बड़ी चिंता थी उस वक्त। तो ये कचपेस नहीं, बल्कि एक सोचा समझा रीमिक्स था। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये अनुकूलन था। जैसा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी था, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। ज्ञान किसी की बपौती नहीं होता। जरूरी ये था कि जो भी लिया जाए वो भारत की जरूरतों के मुताबिक हो। सही बात। इसलिए उधार का थैला कहना शायद इसकी मौलिकता और निर्माताओं की सोच को कम आंकना होगा। हाँ, पीआर देशमुख जैसे आलोचक थे जिन्होंने कहा ये तो बस 1935 एक्ट में वयस्क मताधिकार जोड़ने जैसा है, या के हनुमंथैया ने वो इंग्लिश बैंड वाली बात कही। लेकिन देखिए, संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है, जो इसके अनुकूलन की सफलता दिखाता है। चलिए अब उस संतुलन की बात करते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। एक संतुलन है कठोरता और लचीलेपन के बीच। संविधान को बदलना कितना आसान या मुश्किल है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ भी भारतीय संविधान ने बीच का रास्ता चुना है। ये न तो अमेरिका की तरह बहुत ही ज्यादा कठोर है, जहां संशोधन करना बेहद मुश्किल है, और न ही ब्रिटेन की तरह पूरी तरह लचीला, जहां संसद सामान्य कानून की तरह संविधान बदल सकती है। तो कैसे होता है ये? देखिए, अनुच्छेद 368 में संशोधन के 2 मुख्य तरीके दिए गए हैं। कुछ हिस्सों को संसद विशेष बहुमत से बदल सकती है, मतलब सदन की कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ये इसे थोड़ी कठोरता देता है। और कुछ प्रावधानों के लिए तो राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। वो प्रावधान जो भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, केंद्र राज्य के विधायी संबंध हो गए, या खुद अनुच्छेद 368 में बदलाव करना हो, तो उनके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की साधारण बहुमत से सहमति भी जरूरी है। अच्छा। ये इसे और ज्यादा कठोर बना देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई सामान्य प्रावधान हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से ही बदल सकती है, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना है या नागरिकता संबंधी नियम बदलने हैं। ये इसका लचीलापन है।
तो ये मिश्रण जरूरतों के हिसाब से बदलाव की गुंजाइश भी देता है और मूल संरचना को स्थिरता भी। ये तो बड़ा सोचा समझा संतुलन है। अच्छा, एक और बड़ा संतुलन साधना था, भारत एक होगा या राज्यों का समूह। संविधान कहता है भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, संघीय राज्य, फेडरल स्टेट नहीं। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये अनुच्छेद 1 में जो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, इसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर ने 2 मुख्य कारण बताए थे। पहला कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसे अमेरिका में हुआ था। अच्छा, मतलब राज्य अपनी मर्जी से साथ नहीं आए? नहीं, ऐसा नहीं। राज्य मिलकर संघ नहीं बना रहे थे, बल्कि संघ ने राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया है, ऐसा माना गया। और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। मतलब राज्य तो बांटे जा सकते हैं, पर देश नहीं। ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें संघीय और एकात्मक दोनों तत्व हैं। बिल्कुल। संघीय विशेषताएं साफ हैं। 2 सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। शक्तियों का लिखित विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। हाँ। लेकिन एकात्मक झुकाव भी मजबूत है, जैसे शक्तिशाली केंद्र है, एकल संविधान है पूरे देश के लिए, एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और सबसे बढ़कर वो आपातकालीन प्रावधान, जिनमें पूरा ढांचा एकात्मक हो जाता है। तो ये अर्धसंघीय जैसा हुआ, जैसा केसी वेयर ने कहा था। हाँ, वेयर ने अर्धसंघीय कहा था। मॉरिस जोन्स ने इसे सौदेबाजी वाला संघवाद का, मतलब जहां केंद्र और राज्य लगातार मोलभाव करते रहते हैं। अच्छा। और ग्रानविल ऑस्टिन ने इसे सरकारी संघवाद का, जहां दोनों मिलकर काम करते हैं। ये अलग अलग नाम इसी मिलीजुली प्रकृति को दिखाते हैं। और ये भारत की विशिष्ट परिस्थितियां, खासकर एकता और अखंडता बनाए रखने की जरूरत, इसी ने इस मॉडल को जन्म दिया। शासन के तरीके की बात करें तो हमने ब्रिटेन का संसदीय मॉडल क्यों चुना, अमेरिका का अध्यक्षीय क्यों नहीं? कुछ खास वजह? हाँ, मुख्य कारण था उत्तरदायित्व। देखिए, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका यानी सरकार, वो विधायिका यानी संसद के प्रति और खासकर लोकसभा के प्रति सीधे तौर पर जिम्मेदार होती है। मतलब अगर बहुमत नहीं, बिल्कुल सरकार गई। बिल्कुल, बहुमत खोने पर सरकार गिर जाती है। इसे उत्तरदायी सरकार कहते हैं। इसमें एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, जैसे हमारे राष्ट्रपति, और एक वास्तविक प्रमुख, प्रधानमंत्री। बहुमत दल शासन करता है और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति सीधे जिम्मेदार नहीं होता। वहां शक्तियों का पृथक्करण ज्यादा कठोर है। और हाँ, हम भारतीय नेता ब्रिटिश प्रणाली से परिचित भी थे। ये भी बात है। अच्छा, एक और दिलचस्प संतुलन, संसद की कानून बनाने की शक्ति और न्यायपालिका की उसे जांचने की शक्ति। ब्रिटेन में तो संसद ही सब कुछ है, अमेरिका में लगता है कोर्ट ज्यादा पावरफुल है। भारत कहाँ खड़ा है इस मामले में? भारत ने फिर से मध्य मार्ग अपनाया। संसद संविधान के बड़े हिस्से को बदल सकती है, जैसा हमने अनुच्छेद 368 में देखा। लेकिन न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट, संसद के बनाए कानूनों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, अनुच्छेद 13 के तहत। यानी कोर्ट चेक कर सकता है कानून को। हाँ, अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। तो न तो संसद पूरी तरह संप्रभु है, न न्यायपालिका। सर्वोच्च कौन है? संविधान। और इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की नियत प्रक्रिया का भी कुछ फर्क है ना? वो क्या है? विधि की नियत प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। यह अदालत को यह जांचने की भी शक्ति देती है कि कानून अपने आप में उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत है या नहीं। मतलब कानून का उद्देश्य भी सही होना चाहिए। इससे अमेरिकी न्यायपालिका को थोड़ी ज्यादा शक्ति मिलती है। लेकिन भारत में भी तो कोर्ट ने इसे बदला है। हाँ, मेनका गांधी मामले के बाद 1978 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुच्छेद 21 की व्याख्या को बहुत व्यापक बनाया है। अब वो भी कानून की तर्कसंगतता पर कुछ हद तक विचार करता है, तो वो अंतर अब थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, न्यायपालिका की बात चली है तो इसकी 2 और विशेषताएं बताई जाती हैं, एकीकृत और स्वतंत्र। इसका क्या मतलब है? एकीकृत का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक ही न्यायिक ढांचा है, एक पिरामिड की तरह। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों में हाई कोर्ट और उनके नीचे जिला और बाकी अधीनस्थ अदालतें। एक ही सिस्टम। हाँ, एक ही सिस्टम। ये सभी अदालतें केंद्रीय और राज्य दोनों तरह के कानूनों को लागू करती हैं, और आप निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। ये अमेरिकी व्यवस्था से अलग है, जहां संघीय और राज्य कानूनों के लिए अक्सर अलग अलग अदालतें होती हैं। और स्वतंत्रता, ये क्यों जरूरी है? अरे, लोकतंत्र और कानून के राज के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका तो अनिवार्य है, बिल्कुल जरूरी।
तभी तो वो बिना किसी डर या पक्षपात के संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। हाँ, सही बात है। और संविधान इसके लिए कई उपाय करता है। जैसे जजों के कार्यकाल की सुरक्षा है, उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है, उनकी सेवा शर्तें तय हैं, उनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं जिन पर संसद में वोटिंग नहीं होती। अच्छा। उनके काम करने के तरीके पर, उनके आचरण पर, संसद में बहस पर रोक है, सिवाय महाभियोग के। रिटायरमेंट के बाद वकालत पर कुछ सीमाएं हैं और कोर्ट अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। अनुच्छेद 50 तो सीधे कहता है कि राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखेगा। ये सब स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, बिल्कुल। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 ये वो अधिकार हैं जो देश के हर नागरिक को मिले हैं और जिन्हें सरकार भी आसानी से छीन नहीं सकती। ये कह सकते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र की नींव है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये न्यायोचित है, जस्टिशिएबल, यानी कोर्ट जा सकते हैं इनके लिए। बिल्कुल। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन कौन से मुख्य अधिकार हैं इसमें? का अधिकार जैसे बोलने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी वगैरह। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की आजादी। हाँ। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32, जिसे अंबेडकर जी ने हृदय और आत्मा कहा था। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि यही वो अनुच्छेद है जो बाकी अधिकारों को लागू करवाने का जरिया देता है। अदालतें इसी के तहत रिट यानी विशेष आदेश जारी करती हैं। और इसमें समय के साथ नए अधिकार भी जुड़े हैं, जैसे निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। बिल्कुल। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, पर अब वो कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 300A में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसकी व्याख्या करते हुए कई नए अधिकारों को इसमें शामिल माना है। जैसे आपने कहा, निजता का अधिकार पुट्टुस्वामी केस में, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भी हादिया केस में। ये दिखाता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, मौलिक अधिकारों के साथ ही आते हैं राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, DPSP। ये क्या है और अधिकारों से कैसे अलग है? ये हैं संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, और ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। अच्छा। ये मौलिक अधिकारों की तरह अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, मतलब ये गैर न्यायोचित हैं। लेकिन संविधान कहता है कि ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं और कानून बनाते समय सरकार को इनका ध्यान रखना चाहिए। तो फिर इनका फायदा क्या है अगर कोर्ट लागू नहीं कर सकता? इनका लक्ष्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना, मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। जहां मौलिक अधिकार ज्यादातर राजनीतिक अधिकार देते हैं और सरकार पर अंकुश लगाते हैं कि सरकार ये नहीं कर सकती, वहीं DPSP सरकार को कुछ सकारात्मक करने का निर्देश देते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए। तो ये एक तरह से सरकार के लिए नैतिक गाइडलाइन हुए या लक्ष्य? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श हैं। इनमें समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास, पर्यावरण की रक्षा जैसे कई सिद्धांत शामिल हैं। हालांकि लागू नहीं कराए जा सकते, पर यह सरकारों के प्रदर्शन को आंकने का एक पैमाना जरूर है। जनता देख सकती है कि सरकार इन लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है या नहीं। फिर मौलिक कर्तव्य भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मूल संविधान में नहीं थे। हाँ, ये बाद में जोड़े गए। 1976 में 42वें संशोधन से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A, और ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे। अच्छा। मूल रूप से 10 थे, फिर 2002 में 86वें संशोधन से एक और जोड़ा गया, शिक्षा से जुड़ा हुआ, तो अब 11 हैं। ये भी DSP की तरह गैर न्यायोचित हैं, मतलब कोर्ट इन्हें लागू नहीं करा सकता, और ये नागरिकों से अपेक्षा करते हैं कि वे संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और गान का आदर करें, देश की रक्षा करें, भाईचारा बढ़ाएं वगैरह। तो ये नागरिकों की जिम्मेदारी हुई। अच्छा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है। ये शब्द तो बाद में जोड़ा गया प्रस्तावना में, पर क्या ये भावना शुरू से थी? धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया, ये सही है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है वो संविधान के मूल ताने बाने में हमेशा से रहा है। कैसे? देखिए, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है।
राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण देता है। यह अनुच्छेद 25 से 28 में साफ है। ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से थोड़ा अलग है, जहां धर्म और राज्य बिल्कुल अलग होते हैं, एक दीवार होती है उनके बीच। हाँ। भारत में राज्य धर्मों का समान आदर करता है। इसे सकारात्मक अवधारणा कहते हैं और जरूरत पड़ने पर सामाजिक सुधारों के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है, जैसे अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 14, 15, 16 भी तो धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं, तो भावना तो शुरू से ही थी। समझ गए। और कुछ और खास विशेषताएं हैं संविधान की जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए संक्षेप में? जरूर जरूर। एक बहुत महत्वपूर्ण है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी हर 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के नागरिक को वोट का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के। जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, संपत्ति, किसी आधार पर भेदभाव नहीं। सोचिए, उस समय जब ये संविधान बन रहा था, ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। हाँ बिल्कुल। फिर है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका की तरह दोहरी नहीं कि आप राज्य के भी नागरिक हों और देश के भी, यहाँ बस भारत के नागरिक। इससे भाईचारा बढ़ता है। हमने स्वतंत्र निकायों की बात पहले की थी, जैसे निर्वाचन आयोग, CAG, UPSC। ये लोकतंत्र के प्रहरी हैं। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो देश को संकट के समय एकात्मक बना देते हैं। अनुच्छेद 352, 356, 360। हाँ वो भी है। और हाँ, 73वें और 74वें संशोधन से आई त्रिस्तरीय सरकार, 3-tier गवर्नमेंट, यानी पंचायतें और नगर पालिकाएं। इसने लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया है। और हाल में 97वें संशोधन से सहकारी समितियों को भी संवैधानिक दर्जा मिला है। बाप रे, इतनी सारी विशेषताएं। इनके साथ कुछ आलोचनाएं भी तो होंगी। जैसे मैंने सुना है इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। हाँ, आलोचनाएं भी हैं और होनी भी चाहिए। उधार का थैला और 1935 एक्ट की कार्बन कॉपी वाली बात तो हमने की। हाँ। इसके विशाल आकार के कारण इसे हाथीनुमा संविधान कहा गया। इसकी भाषा थोड़ी जटिल है, कानूनी है, इसलिए सर आइवर जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा कि आम आदमी के लिए इसे समझना मुश्किल है। ये बात तो कुछ हद तक सही लगती है। कुछ ने कहा कि ये गांधीवाद से दूर है, क्योंकि इसमें ग्राम स्वराज्य पर उतना जोर नहीं है जितना गांधी जी चाहते थे। कुछ ने इसे गैर भारतीय या पश्चिम का अंधा अनुकरण भी कहा। तो इन आलोचनाओं के बावजूद क्या ये सफल रहा है? इतने साल हो गए। देखिए, कोई भी संविधान परफेक्ट नहीं होता। हर एक की अपनी चुनौतियां होती हैं। लेकिन भारतीय संविधान ने 70 सालों से ज्यादा समय तक इतने विविध, इतने बड़े देश को एक साथ रखा है, लोकतंत्र को बनाए रखा है और सामाजिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना है। मुझे लगता है ये इसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात, इसमें समय के साथ बदलने की क्षमता है। जैसा हमने देखा, इसमें शासन के महान सिद्धांतों के साथ साथ विस्तृत प्रशासनिक इंतजाम भी हैं जो इसे खास बनाते हैं। ये दिखाता है कि हमारे निर्माता सिर्फ आदर्शवादी नहीं थे, बल्कि जमीनी हकीकत से भी पूरी तरह वाकिफ थे। और अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल। हमने संविधान की कई विशेषताओं पर बात की, इसका लचीलापन, इसका संघीय एकात्मक मिश्रण, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र न्यायपालिका। आज के बदलते भारत के लिए आपको इनमें से कौन सी विशेषता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है और क्यों? इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।